हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन लोगों ने जो पढ़ा बच्चों वो किसके बारे में पढ़ा था? कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन के बारे में। ठीक है, पृष्ठ रसायन के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि पृष्ठ रसायन एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। फिर उससे रिलेटेड हमने क्या देखी थी, कुछ ना कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं बोल सकते हैं हम लोग, परिभाषाएं देखी, डेफिनेशन देखी, टर्म्स देखी थी। ठीक है, टर्म्स मतलब हमने पढ़ा इसके बारे में कि अगर अपन पृष्ठ रसायन पढ़ते हैं तो उस पृष्ठ रसायन में हम मेन क्या क्या चीज़ें देखेंगे। जैसे हमने देखा अवशोषण क्या होता है बच्चों, फिर हमने देखा अधिशोषण क्या होता है। अवशोषण, अधिशोषण, इनको पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा किस तरीके से वर्क करता है। सिंपल एग्जाम्पल से हमने इस चीज़ को समझा। अब आज जो चल रहे हैं हम लोग, जब अपन ने पढ़ लिया अवशोषण क्या है, अधिशोषण क्या है, उनके बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है, ये सब हम देख चुके बच्चों। अब हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, मतलब अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक अधिशोषण के बारे में पढ़ लिया, क्या चीज़ होती है, उसका अंतर भी देख लिया क्या है। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे बच्चों वो क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। आप सभी मेरे साथ नोट करते चलना बच्चों। फैक्टर्स या कारक जो अधिशोषण को प्रभावित करेंगे, अधिशोषण को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये देख लो, यहाँ पे अधिशोषण कल अपन ने देख लिया था। ये क्या है, सतह पे होने वाली, अपन कह सकते हैं परिघटना या घटना। सतह पे होने वाली घटना को अपन लोग अधिशोषण के नाम से जानते हैं। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ये भी चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, है ना। प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या हुआ, अधिशोषण जो है उसको कोई ना कोई कारक या कोई ना कोई चीज़ें जो है वो क्या कर रही होंगी, प्रभावित कर रही होंगी। प्रभावित करने का मतलब या तो किसी वजह से वो बढ़ रहा होगा या वो घट रहा होगा। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने के लिए कारक हमें समझ में आया कि भाई क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि अधिशोषण किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहा होगा, या तो वो बढ़ेगा या वो घटेगा, या उसको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी इफेक्ट डाल रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, जिसकी वजह से उसका बढ़ना घटना हो रहा है, या फिर कभी क्या होता है कि धीरे धीरे हो रहा है या जल्दी जल्दी हो रहा है, ये भी चीज़ें उसको प्रभावित कर रही हैं। तो आज अपन देखेंगे कि इसको प्रभावित करने वाली कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे अधिशोषण अपन ने कहा इसको प्रभावित कर रहा है, तो कौन प्रभावित करेगा उसको भी देखो। क्या चीज़ प्रभावित कर सकती है, इसमें होने वाले दो, अपन ने कहा था दो पदार्थ बोले थे हमने, एक पदार्थ दूसरे पे आके चिपकता है, तो हमने नाम पढ़ा था अधिशोष्य और अधिशोषक। ठीक है, अब प्रभावित जो हो रहे होंगे उनका भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव होगा दोनों चीज़ों का, क्योंकि अधिशोषण का मतलब क्या हुआ, एक चीज़ आके दूसरे पे चिपक गई और उसकी सतह पे चिपक गई, सतह पे आके जुड़ गई। अब जो सतह पे आके जुड़ी है चीज़ और जिसने उसको जोड़ा है, इन दोनों का ही तो कुछ ना कुछ होगा, इनका काम यही चीज़ें होंगी जो क्या कर रही होंगी, अधिशोषण को प्रभावित कर रही होंगी। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, इसका कम होना ज़्यादा होना किस पे निर्भर कर रहा है, ये दोनों चीज़ों पे निर्भर कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं। तो अपना जो हुआ फर्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड हो गया। अपन यहाँ पे बोल रहे हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहली चीज़ क्या होगी, अधिशोषक के बारे में, कि अधिशोषक जो है वो कैसा है। तो अपन लिखेंगे अधिशोषक की प्रकृति। बात समझ में आई बच्चों? अधिशोषक किस प्रकार का है, दूसरा अपन ले लेते हैं। अब अधिशोषक की बात कर ली तो दूसरे वाले को तो छोड़ेंगे नहीं, अपन दूसरा भी पदार्थ ले लेते हैं जिसको हमने अधिशोष्य कहा था। तो अधिशोष्य की प्रकृति भी तो प्रभावित करेगी, वो कैसा है। तीसरा आ गया बच्चों, अब ये तो दो चीज़ हो गई, हमने कहा इसको प्रभावित दो चीज़ें कर सकती हैं, वही दोनों जो आपस में जुड़ रही हैं, इनकी प्रकृति, इनका नेचर, ये खुद कैसे होंगे, तभी तो आपस में ये अधिशोषण बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, तीसरे वाले बात करते हैं हम दाब और ताप। इसको प्रभावित करने वाले कारकों में दाब और ताप भी आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है और फिर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। ताप और दाब का अधिशोषण की घटना पर, अधिशोषण के प्रोसेस अपन प्रक्रिया बोल सकते हैं, उस प्रक्रिया को किस तरह प्रभावित करते हैं वो अपन आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे। ये बच्चों थोड़ा बड़ा है, आप जो लास्ट वाला देखोगे ना दाब का प्रभाव, इसमें आप दो तरह की समीकरण देख सकते हो। ठीक है, अपन बोलते हैं ना इक्वेशन वाला जो हिस्सा आता है, ठीक है, आपने समीकरण देखे हैं, पूरा समीकरण से हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है असल में। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है दाब का प्रभाव। इसमें हम दो तरह की देखेंगे, एक तो लैंगमियर की होती है, लैंगमियर का समीकरण आता है, एक फ्रूडलिच का समीकरण आता है, आपकी इसमें है, अपने सिलेबस के अंदर है, ये दोनों चीज़ें अपन देखेंगे। बुक में आप लोगों का जो है लैंगमियर वाला जो है बच्चों पार्ट, वो थोड़ा सा कम है,
ठीक है। कम इन द सेंस वो आपको बताया होगा, थोड़ा बहुत होगा उसके बारे में, लेकिन जब अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं कई बार एग्जाम में घुमा फिरा की चीज़ें आ जाती है, तो हम उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को क्या है दोनों चीज़ें एक साथ समझ में आए। कई बार अपन देखते हैं ना, अब जैसे क्या होता है एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड होती है। अब जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया, अधिशोषण पढ़ना था हमको, तो फिर भी हमने अवशोषण पढ़ा। क्यों पढ़ा? ताकि हम उससे रिलेट कर रहे हैं कि भाई वो पूरा हो रहा है तो उसको वैसा नहीं है अधिशोषण, अधिशोषण उससे ऊपर की तरफ है। तो जब आप एक चीज़ को समझोगे तो आपको दूसरी समझ में आएगी। ठीक इसी तरीके से जब दाब का प्रभाव बच्चों हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम 2 समीकरण पढ़ते हैं। अपने जो सिलेबस में है वो एक है, दूसरी वाले के बारे में बहुत कम और बहुत थोड़ा सा दे रखा है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी ताकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आप फाइट करो, आगे चल के और पढ़ो, तो आपके दिमाग क्लियर रहेगा कि बच्चों हमने पढ़ी है ये चीज़। ठीक है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ते हुए चलेंगे, ज़्यादा ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो हम आराम से आंसर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन यहाँ पे आ गए अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। अब बच्चों ये देखो अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक क्या है? डायग्राम से अगर अपन देख लें तो ये अपन क्या बता रहे हैं बच्चों, अधिशोषक। ठीक है, और ये जो इस पे आके जुड़ रहा है वो क्या है बच्चों, अधिशोष्य है। ठीक है, अब अपन पहले किसकी प्रकृति पढ़ रहे हैं, अपन इसकी प्रकृति पढ़ रहे हैं जो आके इसके अंदर इसको जोड़ रहा है। अब अधिशोष्य की बात की जाए तो बच्चों, सॉरी, अधिशोषक की बात की जाए तो आप खुद समझो अधिशोषक की प्रकृति किस तरह अधिशोषण को प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले हम कहेंगे इसकी सतह का क्षेत्रफल। इसकी सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका अधिशोषण की, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जितना सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वो किससे क्या होगा, समानुपाती किसके होगा, अधिशोषण की दर के। ये आप नोट करते चलना बच्चों, सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा अधिशोषण की दर उतनी बढ़ेगी। मतलब अगर आप सतह का क्षेत्रफल बढ़ाओगे अधिशोषण की दर भी उसी गति से बढ़ेगी। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में समझ लिया। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप लोग देखो कि आपने धूप में एक बाल्टी पानी लिया, धूप में अपन बैठे हैं यहाँ पे, जैसे आंगने में बैठे होते हैं, धूप आ रही है, ठीक है, एक बाल्टी पानी आपने लिया, उसको धूप में छोड़ दिया। ठीक है, क्या वो उसका वाष्पीकरण होगा? अपन कहते हैं ना वेपराइजेशन हो जाता है, पानी भाप बन के उड़ रहा है, कितना उड़ेगा? ठीक है, ये बाल्टी आपने धूप में रख दी, इसको सुबह से लेकर रख दी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना वाष्पीकरण कितना होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस पानी को फर्श पे गिरा दिया जाए, बात समझे मेरी, आधी बाल्टी पानी आपने धूप में रख दिया पर फिर भी उसका वाष्पीकरण नहीं हुआ, कितना हुआ? सुबह से शाम रख दिया, चलो भाई इतना पानी था, इतना ही कम हुआ, अपन को दिख रहा है क्वांटिटी, मात्रा कम, इतनी कम हुई, ज़्यादा नहीं हुई। ठीक है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई। वही पानी आप फर्श पे फेंक दो, आप सुबह से शाम तक आके देखोगे सारा पानी गायब। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? पानी तो उतना ही था, आधी बाल्टी पानी बाल्टी में रखा हुआ था, वही आधी बाल्टी पानी आपने फर्श पे फेंक दिया तो भी पानी सारा चला गया। क्यों गया? सतह के क्षेत्रफल के कारण। आपने पानी लिया तो बाल्टी में सतह का क्षेत्रफल बच्चों इतना ही था, इतना ही, जितना बाल्टी के अंदर जितना आकार उसका होगा। लेकिन जैसे फर्श पे डाला तो फर्श पे बिखरते ही क्या हो गया, सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया। सतह का क्षेत्रफल बढ़ते ही अभिक्रिया की दर बढ़ गई। अभिक्रिया मतलब अपना अधिशोषण, अधिशोषण की दर बढ़ गई, तो सीधा सीधा अपन क्या कहेंगे, अधिशोषक की प्रकृति में जितना सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा बच्चों उतना ही अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, एक अपन ये चीज समझ में आ गई, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। अब एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं अपन, जैसे ये देखिए, ठीक है, एक मैंने कहा आपके पास एक खुरदुरी सतह है। ठीक है, अधिशोषक की जो सतह है बच्चों वो खुरदुरी है, ये जो है अपना क्या है, अधिशोषक, जो अभिक्रिया करेगा, जो चिपकाएगा, जो क्या करेगा, शोषण करेगा। बात समझ में आई? अब अपन ने कहा अधिशोषक की सतह जो है वो खुरदुरी है। खुरदुरी समझते हो ना, रफ। ठीक है, एक अधिशोषक की सतह है चिकनी। आप लोग मुझे बताओ कहाँ पे अधिशोषण ज्यादा होगा? एक क्वेश्चन पूछा मैंने, अधिशोषक की सतह है ये खुरदुरी है, ठीक है, अधिशोषक की सतह चिकनी है, किसमें ज्यादा अधिशोषण होगा? दर किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की? फर्स्ट की होगी, सेकंड की होनी चाहिए, फर्स्ट की होगी बच्चों। खुरदुरी सतह है ना, तो खुरदुरी सतह पे ही अधिशोषण सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ऊपर नीचे है ना, कांटेक्ट में आएगा ज़्यादा, और ये बिल्कुल चिकना सीधा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कांटेक्ट अपन कहेंगे संपर्क कम होगा। बात समझ पा रहे हो? ये बच्चों अच्छे से समझना, खुरदुरी सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा होने से अधिशोषण ज़्यादा होगा।
और अगर अपन यहाँ पे चिकनी वाली सतह लेते तो चिकनी सतह सिंपल प्लेन यही है, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस तरीके से सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, कॉन्टेक्ट फटाफट होगा, ऊपर नीचे है ना, बात समझ में आई, खुरदुरी सतह पे होगा। अब अपन एक चीज़ यहाँ पे और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, चारकोल देखा है सबने, चारकोल का मैंने आपको बताया था, कार्बन का पाउडर, कार्बन जो होता है ना बच्चों, कार्बन को अगर पाउडर फॉर्म में लिया है अपन उसको चारकोल कहते हैं। चारकोल ऐसा होता है जिसे आप कह सकते हो छिद्रित संरचना होती है, जो क्या करती है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर शोषण करने की क्षमता रखती है। कल मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे आप क्या करते हो, शुगर है, शुगर को अपन जब बनाते हैं तो वो क्या होती है, भूरे रंग की होती है शक्कर, और जब अपन देखते हैं घरों के अंदर सफ़ेद आती है, कैसे आती है, क्योंकि उसका कलर हटा दिया जाता है, वो कलर एब्जॉर्ब करने का काम चारकोल करता है, कार्बन चारकोल होता है। और जो हड्डियाँ होती है ना बच्चों, अपनी हड्डियों का चूरा करके भी चारकोल बनाया जाता है, ठीक है, हड्डियों का चूरा होता है ना, वो भी चारकोल के रूप में काम में लिया जाता है। वो कार्बन से मिलकर चारकोल जो होता है बच्चों, वो एक पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है, हड्डियों का भी होता है, कार्बन से भी बना हुआ होता है। आजकल अगर आप लोगों को याद हो तो आजकल बहुत ऐड भी आते हैं, चारकोल वाला, एक्टिवेटेड चारकोल वाला जो है फेस वॉश आता है, क्रीम आती है बच्चों। तो क्यों आती है वो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, वो गंदगी को खींच लेती है। अगर आपने देखा होगा तो टीवी में ऐड में वो भी बताते हैं, पूरा फिनोमेना उसका स्ट्रक्चर बताते हैं, पूरा प्रोसेस, उसका प्रक्रिया पूरी बताते हैं कि आपने क्या करा, गंदे पानी में चारकोल डाला, पानी को उसने, पानी से सारी गंदगी को हटा लिया और पानी साफ हो गया। तो मतलब चारकोल की प्रवृत्ति क्या हुई, गंदगी को ले लेना। अब अपन यहाँ पे दो तरह की चारकोल की बात कर रहे हैं बच्चों, एक होता है चारकोल, एक होता है सक्रिय चारकोल। समझना इसको, क्या चीज़ होती है मैं बताती हूँ। एक तो चारकोल हो गया सिंपल सा, ठीक है, चारकोल सीधा है, साधारण चारकोल की बात कर रहे हैं। एक होता है सक्रिय चारकोल, जिसको केमिकली ट्रीट किया जाता है, रसायन के साथ परिवर्तित करके और भी ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। ज़्यादा अच्छा मतलब उसके अंदर छिद्रों की संख्या बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि पहला वाला अगर सिर्फ थोड़ा सा ही अधिशोषण कर रहा था तो ये वाला ज़्यादा करेगा। बात समझ पा रहे हो, पॉइंट समझ में आया बच्चों। चारकोल और सक्रिय चारकोल में क्या अंतर है, चारकोल, साधारण चारकोल जो होगा उसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना ही काम करेगा, लेकिन सक्रिय चारकोल क्या होता है, उसको हम लोग बनाते हैं लैब में। लैब में अपन क्या करते हैं, उसको किसी न किसी रसायन से अभिक्रिया करके और भी ज़्यादा सक्रिय कर देते हैं। सक्रिय करने पर क्या होगा, जो अपने को इससे 50% मिल रहा था, जो काम ये 50% कर रहा था, ये 100% करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब ये कम कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, और हम पूछे कि अधिशोषण किस में ज़्यादा होगा, तो सीधी बात है किस में होगा बच्चों, सक्रिय चारकोल में होगा। सक्रिय वाला ज़्यादा करेगा क्योंकि आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, ताकि क्या होगा बच्चों, और भी सक्रिय बना दिया, ताकि जो ये कम अधिशोषण कर रहा था, ये वाला जो है हिस्सा वो ज़्यादा उसको बताएगा। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, अधिशोषक की प्रवृत्ति किस पे निर्भर करती है, इसकी प्रकृति, जितना सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना अधिशोषण की दर भी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। एग्जाम्पल से भी देख लिया अपन ने कि अगर ये खुरदुरी होगी तो खुरदुरी में ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने कहा सक्रिय चारकोल है, उसके अंदर ज़्यादा होगा अधिशोषण, बाकी वाले की बात करते हैं अपन तो उनमें दूसरे के मुकाबले कम होगा। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब अपन चलते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट पे, जिसमें अपन बताते हैं अधिशोष्य की प्रकृति, ठीक है। ये रब कर दूं, नोट कर लिया सभी ने। अब बच्चों सेकंड वाले पे आते हैं अपन, अधिशोष्य की प्रकृति। अब अधिशोष्य की प्रकृति के अंदर दो चीजें हैं। अधिशोषक तो हमने बता दिया, अधिशोषक की सतह है, सतह जितनी होगी, चाहे लिक्विड हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो, ठीक है। अधिशोष्य भी तो अलग अलग हो सकता है, अधिशोषक ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है। अब अधिशोष्य जो है उसमें अपन बताते हैं, अधिशोष्य जो आके चिपकेगा वो लिक्विड होगा, द्रव होगा, और गैस होगा, वो ठोस नहीं होगा। बात समझ में आई। जो अधिशोष्य आके चिपक रहा है ना बच्चों, वो दो प्रकार का हो सकता है, वो द्रव होगा और वो गैस होगा, वो ठोस नहीं होगा, क्योंकि ठोस कभी भी ठोस पे आके चिपकेगा नहीं। बात समझ पा रहे हो मेरी, ठीक है। वो क्या हो सकता है, आपको द्रव के रूप में होगा और वो गैस में होगा। तो ये अधिशोष्य की प्रकृति है, इन दोनों पर ही निर्भर करेगी, द्रव और गैस पर, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, गैस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन दूसरे द्रव की देखेंगे। अधिशोष्य की प्रकृति में मैंने बताया दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे कि द्रव की कैसी है और ठोस की कैसी है। अब अपन बात, ठोस क्या, गैस की कैसी है ना, गैस और द्रव की। तो अपन सबसे पहले गैस की बात करते हैं बच्चों, है ना। आपने अगर गैस के बारे में सुना हो तो आपको पता होगा गैस का द्रवीकरण होता है। बच्चों सुना है, अगर हम बात करते हैं ना गैस की, गैस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं इसमें, अभी अपन क्या देख रहे हैं, अधिशोष्य की प्रकृति कैसी है, जो आके जुड़ रहा है उसका खुद का नेचर कैसा है भाई, तब आके वो जुड़ रहा है, अच्छा जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा। तो उसको समझने के लिए हमने दो हिस्से देख लिए भाई, गैस के अंदर देखेंगे भाई गैस की प्रकृति कैसी होती है और द्रव की कैसी होती है।
अब बच्चों गैस को समझना है हमें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि गैस का द्रवीकरण कितना होता है। आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में? देखो बच्चों, गैस का द्रवीकरण मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, थोड़ा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अपन कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों अपन, जो गैस आसानी से द्रवित हो जाती है उसका अधिशोषण ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? जो गैस आसानी से द्रवित हो जाएगी उसका अधिशोषण ज़्यादा होगा, और जो गैस नहीं हो पाती उनमें अधिशोषण कम होता है। बात समझ में आई मेरी? ठीक है। अधिशोषण अपन ने क्या बोला, अधिशोष्य की प्रकृति पे निर्भर करेगा कौन आके जुड़ रहा है। तो द्रव होगा, द्रव के अणु पास पास हैं। अगर हम ऐसे समझना चाहें तो अपन ये समझ सकते हैं कि द्रव के अणु पास पास हैं तो आसानी से अभिक्रिया दर्शाएंगे। गैस के अणु दूर दूर भाग जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? गैस के अणु दूर दूर होंगे तो वो आके चिपकने की बजाय भागेंगे दूर दूर। पॉइंट क्लियर हुआ? अपन क्या कहते हैं, अगर ठोस द्रव गैस की हम बात करते हैं तो हम ठोस को क्या बोलते हैं, भाई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनाए, लेकिन अणु पास पास होते हैं। द्रव में थोड़े दूर होते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है। जो अपन परफ्यूम छिड़कते हैं तो एक रूम से दूसरे रूम तक चला जाता है, बाहर तक जा सकता है, जबकि इतना सा आपने छिड़का था उसको। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? अब अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिशोष्य की प्रकृति समझने के लिए, अधिशोषण मतलब चिपकना, आके चिपकेगी कोई चीज़ कब, जब उसके अणु पास पास होंगे। अगर उसके अणु दूर दूर हैं तो क्या होंगे, अणु चिपकने की बजाय भागने लगेंगे ना। बात समझ में आई? तो अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट बोला कि गैस के अंदर गैस का द्रवीकरण, गैस का द्रवीकरण हमने ये बताया कि जो गैस आसानी से द्रवित हो जाती है उसका अधिशोषण ज़्यादा होगा, और जो गैस नहीं हो पाती है उसका अधिशोषण कम होगा। सीधा लॉजिक हमने समझा। क्यों समझा? क्योंकि द्रव आसानी से चिपकेगा गैस के कंपैरिजन में। गैस भागने लगेगी, द्रव चिपक जाएगा आसानी से। तो जो गैसें, वो गैसें जिसको अपन क्या ले रहे हैं, अधिशोष्य की तरह ले रहे हैं, अगर वो द्रव में बदल जाती हैं तो उनका अधिशोषण ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब गैस का द्रवीकरण कब होता है बच्चों? किसी न किसी तापमान पे। ऐसा तापमान जिस पे अगर अपन गैस पर दाब लगाएं तो वो द्रव में बदल जाती है। बात समझ में आई? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक ताप। ठीक है, उसको अपन क्रांतिक ताप कहते हैं बच्चों। वह ताप जिस पर गैस द्रव में बदल जाए। आप लिख लो इसको, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर भी। वह ताप जिस पर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है। और इससे ज़्यादा अगर आप और ताप बढ़ाते हो बच्चों तो फिर बाद में गैस द्रव में नहीं बदल पाती। क्रांतिक ताप वो ताप है, वो अपन कहेंगे वो लिमिट है। अपन कहते हैं ना भाई एक सीमा हो गई, इतनी सीमा है, यहाँ तक आपने ताप लगाया तो ही, वो कहेंगे इसको निम्न ताप कह सकते हो बच्चों। आप इसको वह ताप लिखोगे या वह निम्नतम ताप, मिनिमम टेम्परेचर हम कहेंगे, न्यूनतम ताप भी हम कह सकते हैं। आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो बच्चों। वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर गैस द्रव में बदल जाए उसको क्रांतिक ताप कहते हैं। क्योंकि क्रांतिक ताप के ऊपर जैसे ही आपने ताप बढ़ाया तो आगे द्रव मतलब गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई मेरी? यहाँ पे क्या कहा मैंने बच्चों, क्रांतिक ताप वह न्यूनतम ताप है जिसपे कोई भी गैस द्रव में बदल जाएगी। उससे आगे आप ताप बढ़ाओगे तो फिर गैस जो है वो द्रव में नहीं बदल पाएगी। उसको अपन क्रांतिक ताप से बताते हैं। इतना समझ में आया? और हमने क्या कहा यहाँ पे बच्चों, गैस के द्रवीकरण के अंदर कि जो गैस आसानी से द्रवित हो जाती है उसका अधिशोषण सबसे ज़्यादा होगा। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, जो गैस आसानी से द्रव में बदल जाए उसका अधिशोषण सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? अब इसको समझने के लिए बच्चों हमें एक टेबल देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेबल बना के बताती हूँ, आप इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखते हैं हम यहाँ पे, ये रब कर दूँ, सबने नोट कर लिया? मिटा देती हूँ उसको। एक मिनट, आप सभी मेरे साथ टेबल बना लेना। सभी बच्चे टेबल नोट कर लेंगे। ठीक है, एक आपको सारणी, एक टेबल बना के बताया बच्चों अपन ने। यहाँ पे ये सारणी देख लेना सभी लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों टेबल अगर आप देखते हो तो आप इसको नोट करना। ये गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं के नीचे इनके क्रांतिक ताप दे रखे बच्चों, कितने क्रांतिक ताप पर ये गैस द्रव में बदलती हैं। तो सबके क्रांतिक ताप यहाँ पे आपको दिए हुए हैं टेबल के अंदर।
इसी तरह से नीचे आप देखोगे यहाँ पे क्या है बच्चों, द्रवित गैस का आयतन, जो गैस द्रव में बदल चुकी है उसका आयतन अपन ने ml मिली में लिया है। ml मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चों, यहाँ पे ml मिली के अंदर अपन ने लिया है कि कितना आयतन मिलीलीटर में आपको मिला है। तो ये मिलीलीटर में आपके पास ये चीज़ें, ये जो है डेटा ये गिवन है, ठीक है। ये आपको दे रखी है सारी बच्चों संख्या और ये सब आप देख लो यहाँ पे। अब आप देखना, नोट करिएगा, जैसे जैसे क्रांतिक ताप क्या हो रहा है बच्चों, लेफ्ट टू राइट, जैसे अपन क्या चल रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं, है ना। जब यहाँ से यहाँ की तरफ अपन आएंगे तो आप खुद नोट करिए कि क्रांतिक ताप क्या हो रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे क्रांतिक ताप कम हो रहा है वैसे द्रवित गैस का आयतन भी कम होता जा रहा है। और द्रवित गैस का आयतन कम होने का मतलब अतिशोषण का कम होना। बात समझ में आई? क्रांतिक ताप बढ़ने पर द्रवित गैस का आयतन बढ़ता है तो अधिशोषण बढ़ता है। अगर आप इसको लिखना चाहो ना बच्चों, ऐसे लिख सकते हो, क्रांतिक ताप बढ़ता है तो आयतन, आयतन से आप समझ जाओगे खुद ही, आयतन मतलब द्रवित गैस का आयतन। क्रांतिक ताप बढ़ा, आयतन भी बढ़ा, आयतन बढ़ने से अधिशोषण भी बढ़ गया। क्योंकि हमने कहा जो गैस जितनी ज़्यादा लिक्विड होगी, जो गैस जितनी ज़्यादा द्रवित होगी उतना ही अधिशोषण उसका ज़्यादा होगा, तो अधिशोषण भी बढ़ा। इसको ऐसे ही आप शॉर्ट में लिख सकते हो बच्चों, इसको अपन क्या कहते हैं, बढ़ना। एरो ऊपर जाता है तो बढ़ रहा है, एरो नीचे आता है तो बच्चों घट रहा है, ये चीज़ है ना। इससे अपन और भी ज़्यादा शॉर्ट में आराम से लिख सकते हैं। तो क्रांतिक ताप बढ़ा, आयतन आपका बढ़ा, अधिशोषण भी आपका बढ़ा। बात समझ में आई? क्योंकि क्रांतिक ताप बढ़ाने पर द्रवित गैस का आयतन बढ़ गया बच्चों, ठीक है। ये अपन ने गैस के अकॉर्डिंग देख लिया, सभी गैस का अपना अलग अलग क्रांतिक ताप होता है। ये चीज़ भी ध्यान करिए, अपन इनको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, सबका फिक्स है कि इतना ही क्रांतिक ताप होगा जिसपे वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो टेबल के हिसाब से हमने देखा कि अगर अपन उल्टा बोल दें, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, अगर अपन यहाँ से यहाँ चलते हैं बच्चों, तो आपको खुद को दिखाई दे रहा होगा कि गैस के हिसाब से अलग अलग गैस का क्या हो रहा है। टेबल के हिसाब से हम देख रहे हैं सारणी के अंदर क्रांतिक ताप का मान बढ़ रहा है। क्रांतिक ताप का मान बढ़ते ही द्रवित गैस का आयतन भी यहाँ से यहाँ तक बढ़ने लगा। ये खुद आप देखो 4.7 था, ठीक है, 4.7 ना पाया था आपका, उसके बाद देखो यहाँ पे बढ़ता गया, लास्ट में 380 हो गया, 380 तक पहुँच गया। और यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं आयतन, ये जो क्रांतिक ताप था वो कम था, 33 डिग्री था, वहाँ पे 430 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप खुद देख रहे हो जैसे जैसे अपन वो बता रहे हैं क्रांतिक ताप बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, द्रवित गैस मतलब जितनी क्या है गैस द्रव में बदल गई, उसका मात्रा, उसका अमाउंट भी बढ़ेगा। उसका अमाउंट, मात्रा बढ़ते ही अधिशोषण हमारा बढ़ जाएगा। इसका उल्टा भी ले सकते हैं अपन, क्रांतिक ताप घटेगा, आयतन घटेगा, अधिशोषण घटेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में। मान लो अगर उसने बोला कि क्रांतिक ताप इसका इतना है और उसके बाद द्रवित गैस का आयतन है, तो अधिशोषण का क्या होगा, अधिशोषण कम होगा कि अधिशोषण ज़्यादा होगा। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा भाई गैस का, अगर द्रवित गैस का आयतन ज़्यादा है तो अधिशोषण बढ़ेगा, आयतन कम होते ही अधिशोषण भी घट जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, किस तरीके से अपन इसको करेंगे, ठीक है। कुछ गैसेस होती है बच्चों, जैसे अपन कहते हैं ना सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये ज़्यादा अधिशोषण को बताती हैं, ठीक है। CO2 हो गई, क्योंकि अपन टेबल से ही समझ सकते हैं इसको। और जो दूसरी गैस है ना, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये गैसेस अधिशोषण को नहीं बताती हैं। अगर अपन टेबल से समझे ना बच्चों, आपको खुद को देख के समझ में आ रहा है अधिशोषण यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, क्रांतिक ताप ज़्यादा है, ज़्यादा आपको लिक्विड गैस मिल रही है। आयतन मिलने का मतलब क्या हुआ, गैस पूरी पूरी किस में, द्रव में बदल गई। द्रव में बदल गई तो आपको अधिशोषण आराम से कर सकते हो उसका। जैसे अमोनिया गैस होती है वो द्रव में बदल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड को भी द्रव के रूप में हम लोग बच्चों ले सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल ऐसे हो गए जो कि क्या बता रहे हैं, अधिशोषण ज़्यादा बताएंगे। आप लिखना चाहो तो नीचे इसको अलग से भी लिख सकते हो बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अधिशोषण को बताती हैं, ज़्यादा अधिशोषण बताती है, जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस में अधिशोषण कम और नहीं के बराबर पाया जाता है। बात समझ में आ गई सभी को, ये पॉइंट क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई बच्चों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अधिशोषण की प्रकृति, अब ये तो किसके ऊपर था, गैस के ऊपर था। अब अपन बात करेंगे द्रव की, ठीक है। ये गैस का समझ में आ गया सभी बच्चों को। गैस में एक बार फिर से बता देती हूँ मैं बच्चों, अधिशोषण गैस में कब ज़्यादा होगा, जब अपन कहेंगे कोई गैस द्रव में बदल जाए तब। अगर गैस आसानी से द्रव में बदल जाती है, ज़्यादा अधिशोषण बताएगी। कोई गैस कम द्रव में बदल पाती है, कम अधिशोषण बताएगी। बात समझ में आ गई। तो गैस का अधिशोषण सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, उसके द्रवीकरण पे। अपन लिख सकते हैं ना गैस का द्रवीकरण, अब लिख सकते हो बच्चों, गैस का द्रवीकरण समानुपाती है
गैस का द्रवीकरण समानुपाती होता है किसके? अधिशोषण के समानुपाती होगा। द्रवीकरण बढ़ेगा, अधिशोषण बढ़ेगा, द्रवीकरण घटेगा, अधिशोषण घटेगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अपन द्रव पे। द्रव की अगर अपन बात करते हैं तो द्रव में अपन कहेंगे कि उसके अंदर जितने भी अधिशोष्य के अणु होंगे उतना ही द्रव का अधिशोषण ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? सांद्रता की बात कर सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल कह देते हैं, सांद्रता बोलते हैं, है ना। तो आप इसमें लिखिए, द्रव के लिए आप लिखिए कि अणुओं की संख्या, अणु बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं ना, मोल बोलते हैं ना अपन हिंदी में भी। मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या समानुपाती है अधिशोषण के। बात समझ पाए? द्रव के लिए बच्चों लिखिएगा, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। और द्रव के लिए जब अपन बात करें ना सेकंड वाले के लिए, तो आप सिर्फ इतना लिखिए इसमें, मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या, कुछ भी लिख सकते हो आप, वो सीधा समानुपाती है किसके? अधिशोषण के। या अगर आप लिखना चाहो दूसरी भाषा में तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे सांद्रता। सांद्रता समानुपाती है अधिशोषण के। कंसंट्रेशन, मोलों की संख्या क्या होती है बच्चों? कंसंट्रेशन ही तो हुई। किसी भी द्रव में अगर अपन बात करते हैं तो द्रव अपन यहाँ पे क्या बताएंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल हैं, कितने मोलों की संख्या है, कितनी उसकी सांद्रता है। तो जितना सांद्र कोई द्रव होगा उतना उसका अधिशोषण ज़्यादा होगा। बात समझ में आए? क्योंकि जितने किसी भी द्रव में अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, अधिशोष्य जो आके चिपक रहा है। बात समझिएगा मेरी, मैंने क्या बताया बच्चों कि अधिशोष्य क्या चीज़ है? जो अधिशोषक पे आके चिपकेगा। अब अधिशोषक का तो अपन ने कह दिया भाई जितना बड़ा आप लोगे, जितना उसका सरफेस एरिया, जितनी सतह उसकी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अधिशोषण होगा। दूसरे के लिए अपन कह रहे हैं कि अगर द्रव के लिए अपन ने बात की, गैस के लिए तो अपन ने कह दिया द्रव में बदल जाएगी तो अधिशोषण ज़्यादा होगा। दूसरा अपन ने द्रव के लिए कहा बच्चों कि उसके अंदर जितना कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, जितनी उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी उतना वो आसानी से चिपकेगा। आप खुद देखो, सांद्रता मतलब नंबर ऑफ मोल, मतलब मोलों की संख्या, मतलब अणुओं की संख्या। जितने अणु ज़्यादा होंगे वही तो अणु आके उस पर चिपकेंगे अधिशोष्य के। अधिशोष्य के अणु जितने ज़्यादा होंगे वही आके चिपकेंगे, कम होंगे तो कम होगा अधिशोषण, ज़्यादा अणु होंगे तो ज़्यादा आके अधिशोषण होगा। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था बच्चों, अगर याद हो तो मैंने क्या कहा था, 10 बच्चों की बेंच है, 10 बच्चों की बेंच पे मैंने कहा कि 10 आके बैठ जाते तो वो बेंच फुल हो गई, मतलब उसका क्या हो गया, वहाँ पे सरफेस एरिया अपन कहेंगे सतह जो है वो भर गई। और अधिशोष्य थे, जो आके बच्चे बैठे थे वो बच्चे क्या थे, असल में अधिशोष्य थे, अधिशोष्य के अणु थे। तो अणु जितने ज़्यादा होंगे, 5 आके बैठते हैं तो अधिशोषण कम है, 5 के लिए बेंच खाली पड़ी है। और अगर अपन कहे 10 के 10 आ जाते तो अधिशोष्य के मॉलिक्यूल क्या हुए, अणु क्या हुए, ज़्यादा आ गए। तो अपन यही तो कहा है यहाँ पे कि सांद्रता, मोलों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अधिशोषण ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अधिशोष्य की प्रकृति समझ में आ गई अपन को। अब अपन चलते हैं ताप का प्रभाव, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब ताप का प्रभाव समझिएगा, मैं रब कर देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। आप खुद सोच के देखो, ताप क्या अधिशोषण को बढ़ाएगा? क्या ताप अधिशोषण को बढ़ाएगा बच्चों? इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन एक चीज देखते हैं बच्चों, ठीक है। अधिशोषण होता है, एक इसके साथ आती है बच्चों विशोषण की बात। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले भी और अभी भी अपन समझ लेते हैं। ताप का प्रभाव समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि क्या होता है कि एक तापमान पर, है ना, तापमान पर अपन क्या करते हैं, कोई मान लीजिए हमने तापमान स्थिर रख दिया और दाब बढ़ाते गए, ठीक है। अपन कई बार जब कोई कंडीशन करते हैं बच्चों, देखते हैं अपन ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ में जनरली क्या होता है, आपने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ में क्या करोगे आप, या तो ताप बढ़ाओगे तो दाब को रखोगे कांस्टेंट, स्थिर रखोगे, या दाब बढ़ाओगे तो ताप को कांस्टेंट रखोगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, यही चीज़ को लेके बात कर रहे हैं। अधिशोषण जो है उसका अगर अपन आगे बढ़ाते हैं उसको, तो वो विशोषण में बदल जाता है। कल अपन ने पढ़ा था बच्चों विशोषण। विशोषण का मतलब जो अणु आके चिपके हैं वो दूर भागेंगे, याद आया? अगर अपन बताते हैं, मान लो आपने क्या किया, इतनी सी तो जगह है, इतनी सी जगह पे आके अणु जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे हैं। अब जितनी जगह है वही वाली बात हो गई, 10 की बेंच पे बच्चा आते जा रहे, आते जा रहे, 10 ही को बिठा पाएंगे, बाकी को तो बिठा ही नहीं सकते। या तो उनको कहें कि आधे घंटे पहले 10 बच्चे बैठे, उसके बाद 10 बच्चों को हटाओ, फिर नए बच्चे आके बैठे। बात समझ पाए मेरी? तो क्या होगा, एक टाइम तक तो ये आते 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 बढ़ जाएगा। एक इसका सामने आ गया,
उसके बाद अगर आप इसको लेके आते हो बच्चों, ये क्या साइन है, ये साम्य का ही तो साइन है। साम्य स्थिर हो, साम्य मतलब यहाँ पे स्थापित हो जाता है इनके बीच में। साम्य स्थापित होने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन अब रुक गई है। अब अगर होगी भी तो क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी कि वहां पे क्या होगा, बराबर चलती रहेगी, उसकी मात्रा ना बढ़ेगी ना घटेगी। अगर 10 की बेंच पे बच्चे आ रहे थे तो पहले शुरुआत में बढ़ गई, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 10 बच्चे आके बैठ गए उस पर, तो क्या हुआ, वहां पे मात्रा बढ़ती गई, ग्राफ ऊपर गया। एक टाइम बाद ग्राफ रुक गया क्योंकि 10 ही बच्चे बैठ सकते थे, आगे बच्चों को कैसे बिठाओगे, तो ग्राफ वहां पे रुक गया। वहां पे एक कांस्टेंट अपने पास, अपन कहते हैं स्थिरांक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास। क्यों आता है बच्चों, क्योंकि वो जगह ही रुक गई, खत्म हो गया वहां पे, और नए बच्चे आए। तो अब नए बच्चों को बिठाना है तो क्या करो, पुरानों को उठाते जाओ, एक पुराना उठा तो एक नया बैठा, फिर दूसरा पुराना उठा दूसरा नया बैठा, लेकिन 10 की मात्रा तो बराबर ही है, स्थिर हो गई वो चीज़। तो बात समझिए मेरी। तो यहाँ पे अपन ने क्या बताया, अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण एक सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद उसमें विशोषण होता है, और अधिशोषण विशोषण दोनों साथ साथ चलते हैं बच्चों, आके अणु जुड़ भी रहे हैं और पुराने अणु निकल भी रहे हैं, तो अधिशोषण और विशोषण सीधा सीधा चलेंगे, ठीक है। अब अधिशोषण आपको पता है क्या होता है बच्चों, अधिशोषण से विशोषण पे जाना मतलब आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, बात समझ पाए मेरी। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो बच्चों, अधिशोषण से विशोषण की तरफ चलोगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, निकलेगी नहीं। अगर आपको याद हो तो अपन ने पहले चीज़ पढ़ी थी, या वापस हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। हमने क्या कहा था, कोई भी अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में अभिक्रिया हो रही है, एक अणु आके दूसरे पे आके चिपक रहा है, चिपक के स्थायी तंत्र बना रहा है। कल हमने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक, हम लोगों ने क्या कहा था कि भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, आके जब आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालते हैं, ऊर्जा की मात्रा बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से अपने उस अभिक्रिया को क्या कहा था बच्चों, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा था, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तभी हमने उस पर नेगेटिव का साइन लगाया था एनर्जी पे। अपन ने कहा था ना बच्चों, किसी में तो 20 to 40 निकल रही थी भौतिक वाले में, और किसी में निकल रही थी 200 से 400 रासायनिक वाले में। भौतिक रासायनिक में ऊर्जा तो बाहर निकल रही थी, पर क्या था, इसमें नेगेटिव साइन था। नेगेटिव साइन का मतलब क्या था, ऊर्जा बाहर निकल रही है। ऊर्जा मतलब वहां पे क्या है, आप दे नहीं रहे हो, ऊर्जा बाहर निकलेगी। जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो अपन अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं, जिनमें ऊर्जा बाहर निकलती है। क्यों बाहर निकलती है, तंत्र को स्थायी बनाने के लिए। अगर किसी की तंत्र की ऊर्जा ज्यादा है मतलब वो स्थायी नहीं होगा, अगर आपको उसको स्थायी करना है तो आपको ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेम यही चीज अपन कह रहे हैं, अधिशोषण से विशोषण होता है, तो मतलब क्या हो रहा है, ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही, ऊर्जा आपको देनी पड़ रही है उसको हटाने के लिए। 10 बच्चे बेंच पे बैठे हुए और 11वां बच्चा आके बैठने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, एक को तो धक्का देगा, धक्का देके बाहर निकालेगा, वो खुद से तो उठेगा नहीं, वो स्टेबल है, क्यों उठे, ठीक है, वो एक्टिव नहीं है, वो तो बैठ गया, शांत हो गया आराम से। तो अगला बच्चा जब बैठेगा बच्चों तो पहले वाले को उठाएगा, धक्का मारेगा। धक्का मारना मतलब एनर्जी देना, एनर्जी देना मतलब अभिक्रिया किस तरह की हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई, वो जिसको अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब अधिशोषण से बच्चों विशोषण होता है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लेता है, और वो ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और यही विशोषण जो जा रहे हैं, अगर वो आके वापस बैठ जाए, विशोषण मतलब क्या हुआ, जो बाहर हैं, हम कहते हैं नए बच्चे आके बैठेंगे तो वो विशोषण से अधिशोषण कर रहे हैं ना, जो विशोषण मतलब बाहर है ना, जुड़े हुए नहीं है, दूर है। आप ये समझ सकते हो, अधिशोषण मतलब पास होना, चिपकना, विशोषण मतलब दूर भागना। तो दूर भागे हुए अणु यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, बेंच पे आके बैठ रहे हैं, तो विशोषण से अधिशोषण हो रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चों, वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गई, जिसमें अपन यहाँ पे क्या बताते हैं, डेल एच पॉजिटिव, डेल एच नेगेटिव। जो आपकी एंथैल्पी होती है, एनर्जी चेंज है, ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है, एंथैल्पी से ही बताते हो उसको अपन यहाँ पे पॉजिटिव कहते हैं ऊष्मा शोषी में, और इसमें अपन इसको ऊष्मा क्षेपी बताते हैं। मतलब अधिशोषण से विशोषण और विशोषण से अधिशोषण अपन को इस तरीके से मिलेगा। बात समझ में आई बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देख रहे हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव इन चीज़ों पे किस तरीके से पड़ता है, ठीक है। अब ताप का प्रभाव समझने के लिए बच्चों देखिए एक ग्राफ बना लेते हैं। अब बच्चों ये ग्राफ देखना है, यहाँ पे सभी अपन ने ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, जिसमें अपन ने क्या बताया, एक्स और वाई एक्सिस ले ली। एक्स वाई एक्सिस पे अपन ने क्या लिया, दाब लिया, दाब को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन ने N2 की अधिशोषित मात्रा, गैस ले ली हमने, नाइट्रोजन ले ली, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन बताया था अपन ने, जिसमें अधिशोषण कम हो रहा था। हम उसी के एग्जाम्पल पे अपन इसको समझ रहे हैं बच्चों ग्राफ पे, कि ताप का प्रभाव इस पे कैसा पड़ता है। अब आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे जो मैंने बताया वाई एक्सिस पे, वो अपन N2 की अधिशोषित मात्रा कर रहे हैं। N2 कितना अधिशोषण N2 का होगा, उसकी मात्रा को अपन वाई एक्सिस पे बताएंगे।
एक्स एक्सिस पे आपका प्रेशर दाब बढ़ाने पर अधिशोषित मात्रा किस तरह प्रभावित होती है। बात समझ में आई। लेकिन ताप यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ताप आपका स्थिर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही बच्चों आपने बढ़ाया यहाँ पे, कुछ समय तक तो बढ़ेगा, जब तक बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है। ये तापमान मैंने ले लिया 193 केल्विन, तापमान जो बच्चों मैंने लिया 193 केल्विन लिया, इस पे अपन ने क्या करा, आपने N2 गैस, अब यहाँ पे देखिए 0 पे था, सतह अवेलेबल है, अपन ने ये चीज़ पहले ही बोली थी बच्चों, क्या हो रहा है, गैस का अधिशोषण हो रहा है, तो अधिशोषण अधिशोषक किस सतह पे होगा, यह आपका अधिशोषक है जिसकी सतह पे क्या होगा, अधिशोषण होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला, जैसे ही आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पे दाब बढ़ाया, और दाब बढ़ाते ही, दाब बढ़ाने के बाद ही तो गैस द्रवित होती है, गैसों का द्रवीकरण ध्यान आया, दाब बढ़ाया, गैस द्रवित हुई, द्रवित होने के बाद क्या हुआ, उसका अधिशोषण चालू हो गया। अधिशोषण चालू हुआ बच्चों, तो देखो 0 से लेकर मात्रा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन कुछ समय पश्चात वो सीधी सीधी लाइन आ गई, ठीक है। ये समझ में आया बच्चों, ये सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई। क्यों हुई, क्योंकि जितनी सतह है उतना ही तो अधिशोषण होगा, सतह खत्म अधिशोषण खत्म, और अगर अधिशोषण होता भी है तो विशोषण भी साथ चलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अधिशोषण के साथ विशोषण भी होगा, पुराने अणु हटेंगे तो नए आके जुड़ेंगे, वो क्या होगा, एक साम्य बनेगा, चलती रहेगी दोनों अभिक्रियाएं एक साथ। बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे बोला, इसमें ताप अपन ने स्थिर रखा 193 केल्विन ताप रखा बच्चों अपन ने, जिस ताप पर अपना क्या था, यहाँ पे अधिशोषण चालू हुआ, एक समय तक बढ़ा, उसके पश्चात क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो स्थिर क्यों हुआ, उसका भी आपको आंसर आना चाहिए, क्यों हुआ भाई, क्योंकि सतह खत्म हो गई, अधिशोषक की सतह फुल हो गई, खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपन कहेंगे अधिशोषित मात्रा क्या हो गई, स्थिर हो गई। स्थिर इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस सतह खत्म हो चुकी है, और अगर यहाँ पे अधिशोषण होगा भी तो साथ में विशोषण भी होगा, आएंगे मॉलिक्यूल, ये भी हटेंगे, फिर आएंगे, फिर जुड़ेंगे, तो वो एक तरह से सामने चल रहा है। इतनी बात आ गई समझ में अपन को। अब मान लेते हैं हम लोगों ने तापमान बढ़ाया, 247 केल्विन ले लिया, ठीक है, 193 से 247 केल्विन हमने तापमान क्या कर दिया बच्चों, बढ़ाया। अब आपको जो ग्राफ मिलेगा ना बच्चों, वो आपको यहाँ मिलेगा, समझ में आया, क्यों आएगा अभी बताते हैं अपन। तापमान बढ़ाते ही क्या हुआ बच्चों, ग्राफ यहाँ पे आ गया 247 पे, ठीक है। एक और बताती हूँ मैं, आप बनाओ एक बार, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तीसरा और देख लेते हैं अपन, हमने एक और ले लिया, 273 केल्विन कर लिया, ठीक है। 273 केल्विन बच्चों इसके नीचे आएगा, और मात्रा कैसी हो गई बच्चों, यहाँ पहुँच गई, देख के समझ में आया। अब ये देखिएगा ऐसा क्यों हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर अपन इसको यहाँ पे देखें बच्चों, तो ये देखो, ये क्यों हुआ, अभी हम इसको समझते हैं अच्छे से। ये देखिए बच्चों, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो ना बच्चों, तो आपको समझ में आएगा 193 केल्विन पे अपन को क्या मिला, V3 वॉल्यूम मिला। आपका जो आयतन था, आयतन को अपन ने अलग अलग नाम दे दिए, V3, V2, V1, क्योंकि कम होता जा रहा है ना। तो सबसे पहले वाले को अपन ने V3 लिया, या चाहे आप V1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए अपन कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे सबसे पहले V3 बता दिया। आप खुद देखोगे तापमान जब कम था, ठीक है, तापमान स्थिर था लेकिन कम था, कम तापमान पर आपका आयतन V3 मिला, आपको ज़्यादा था। तापमान बढ़ाते ही आयतन कम हो गया, V2 पे गिर गया नीचे। उसके बाद अपन ने कहा तापमान 273 केल्विन लिया है अपन, 273 केल्विन पे और भी कम हो गया, V1 हो गया। तो आप देखोगे, अगर आप इसका आयतन देखोगे बच्चों, तो क्या हो रहा है, तापमान बढ़ाते ही आयतन की मात्रा कम हो रही है। ये क्यों कम हो रही है बच्चों, तो ये ध्यान रखो, क्या हो रहा है, अधिशोष्य अधिशोषक पे आके चिपक रहा है, ठीक है, चिपक रहा है, तो क्या हो रहा है, इनमें अधिशोषण हो रहा है। अब अपन क्या कहते हैं बच्चों, ताप तो आपने, दाब आप बढ़ा रहे हो, दाब बढ़ाने पर तो क्या होगा, अणु पास पास आएंगे, चिपकेंगे, लेकिन उसी के साथ अगर अपन तापमान बढ़ा दे बच्चों, तो वहां पे अधिशोषण कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि तापमान बढ़ाया आपने, उसको गर्म कर दिया, हीट दे दी, हीट दिया, तापमान बढ़ा दिए, अणु सक्रिय हो जाएंगे, जो पास आके चिपकने वाले थे वो दूर भागेंगे। विशोषण वाली घटना जो मैंने पहले आपको समझाई, क्यों हो रही थी विशोषण, क्योंकि आप तापमान दे रहे थे, आपने तापमान दिया, तापमान बढ़ाते अणु जो चिपकने चाहिए वो अणु दूर भागने लगेंगे, कुछ तापमान की वजह से भाग जाएंगे और कुछ तापमान की वजह से जुड़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई सभी को बच्चों, ये चीज़ घटना समझ में आई। तो जैसे आपने तापमान यहाँ पे बढ़ाया, आपका आयतन कम हो गया। मान लेते हैं V3 जो था वो 50 ml था, 50 से आपका 30 पे आ गया, 30 से आपका और कम हो गया, 15 पे आ गया,
हम मान रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, जितना होना चाहिए वो तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। भाई V3 मतलब मान लिया 50 ml था, ठीक है, तापमान बढ़ाते वो 30 हो गया, 30 के बाद और तापमान बढ़ाया तो V1 पे वो 15 हो गया। मतलब क्यों वो इतना कम होता जा रहा है? क्योंकि जैसे आप तापमान बढ़ाओगे बच्चों, अणु जो आके चिपकने चाहिए वो दूर भागने लगेंगे, और जब वो दूर भागने लगेंगे तो वो क्या करेंगे? अधिशोषण को कम बताएंगे। गैस अपन यहाँ पे कह रहे थे अधिशोषित मात्रा, जो गैस किसी सतह पर आकर चिपक रही है। अपन ने क्या कहा बच्चों? गैस आके सतह पे चिपकेगी। अब अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने दाब तो बढ़ा दिया, दाब तो बढ़ा ही रहे हो आप, ठीक है, एक समय पश्चात ये वापस से स्थिर हो रही है मात्रा, लेकिन तापमान जैसे आप बढ़ाते चलते हो, तापमान बढ़ाते ही इसका अधिशोषण कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? उसका कारण क्या है बच्चों? जैसे आपने तापमान बढ़ाया, अणु पास आने की बजाय दूर भागेंगे, ठीक है, एक तरह से एक्टिव हो जाएंगे, वो अधिशोषण नहीं बताएंगे, वो विशोषण बताने लग जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो जितनी मात्रा, ज़्यादा मात्रा हमें चाहिए थी कि भाई एब्जॉर्ब हो, जुड़े, अधिशोषण हो उसका, वो अधिशोषण होने की बजाय विशोषण होना चालू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो अधिशोषण विशोषण जो सामने चल रहा था वो ऐसा हो सकता है कि विशोषण ज़्यादा हो, अधिशोषण कम हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तापमान बढ़ा दिया आपने। तापमान बढ़ाते ही अणु पास आने की बजाय बच्चों अणु दूर दूर भागने लगेंगे, और जब अणु दूर दूर भागेंगे तो वो क्या करेंगे बच्चों? वो विशोषण की घटना को बताने लग जाएंगे। अधिशोषण भी होगा, विशोषण भी होगा, लेकिन मात्रा कम हो जाएगी। मात्रा अपन को साफ दिखाई दे रही है ग्राफ से? ग्राफ से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी को? सभी को समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ रहा है? क्या कहा अपन ने? अपन ने क्या कहा बच्चों? हम ताप के प्रभाव देख रहे हैं। ताप का प्रभाव देखने के लिए हम लोगों ने क्या करा? हमने पहले समझ लिया कि भाई अधिशोषण के साथ विशोषण भी होता है। विशोषण कब होता है? जब ऊर्जा देते हो, तभी क्या अभिक्रिया कहलाई थी? वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाई, जिसने ऊर्जा ले ली और विशोषण दिखाया। ये पहले अपन ने समझ लिया। उसके बाद हमने ग्राफ देखा जहाँ पे N2 की अधिशोषित मात्रा हमने किस पे बताई बच्चों? Y एक्सिस पे। X एक्सिस पे आपने आपका प्रेशर, दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाते ही स्थिर तापमान पर आपको आयतन मिल गया गैस का। लेकिन जैसे आप दूसरे तापमान को कांस्टेंट रखते हो, तापमान बढ़ा के स्थिर करते हो, तब आप देखते हो कि आपका आयतन घट गया, और आप तापमान ज़्यादा बढ़ाते हो तब आपका आयतन और भी घट जाता है, ठीक है। वैसे ग्राफ अगर ज़्यादा मात्रा अपन लेते तो ग्राफ ऊपर की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नीचे दिख रहा है। ग्राफ नीचे दिखने का मतलब यही है, तापमान बढ़ाते ही अधिशोषण आपका कम हो गया। और क्यों कम हुआ? क्योंकि अणुओं को ऊर्जा मिल गई, अणु बैठने की बजाय भागने लग गए। तो अपन इसको किससे बता सकते हैं? भौतिक अधिशोषण से बता सकते हैं। भौतिक वाला हमने पढ़ा था, क्योंकि केमिकल और रासायनिक वाले में तो क्या होता है? बंध बन जाते हैं, तो बंध बनने के लिए सक्रियण ऊर्जा चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सीधा सीधा है कि भाई आपने क्या करा? अधिशोष्य को अधिशोषक पे जोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे दाब पे तो जुड़ रही है, क्योंकि गैसें भाग नहीं रही, गैसें आके सीधे जुड़ रही हैं। लेकिन जैसे आपने तापमान दिया तो गैस के अणु और भी दूर दूर होने लगे। गैस के अणु कब होते हैं? अपन पानी को गर्म करते हैं, गर्म करते ही किसमें बदल जाता है? भाप में बदल जाता है, क्योंकि अणुओं को ऊर्जा मिल गई जिससे वो भाग रहे हैं। बात समझ पाए बच्चों मेरी? तो यहाँ पे अपना यही अंतर होगा, जैसे ही आपने ताप बढ़ाया वैसे ही क्या होगा बच्चों? अणु दूर भागने लगेंगे। दूर भागने लगेंगे तो इनका आयतन कम हो जाएगा। जो सारे बैठ रहे थे वो सारे बैठेंगे नहीं, वो सारे क्या करेंगे बच्चों? दूर भाग जाएंगे, ठीक है। दूर भागने लगेंगे तो अपना आयतन कम हो गया। आयतन कम हो गया तो अधिशोषण भी कम हो गया। तो आप कहोगे जैसे ही ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घट जाता है। आप इसको एरो से भी लिख सकते हो, सीधा सीधा शॉर्ट में लिख सकते हैं बच्चों अपन। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है, उल्टा हो गया। तो ताप के क्या हो जाएगा? ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों। आप लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि अपन को याद करने में अच्छा आसानी रहती है। ताप को अपन ले सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? या अगर अपन इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अधिशोषण का अगर अपन बोलेंगे तो अधिशोषण भी व्युत्क्रमानुपाती है किसके? ताप के। क्योंकि अधिशोषण बढ़ेगा तो ताप घटेगा। अधिशोषण कब ज्यादा होगा? जब ताप घटे, और ताप बढ़ता है तो अधिशोषण कम हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को? अब बच्चों अपन चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होता है? ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने पढ़ लिया बच्चों, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए अपन ने। कितने कारक होते हैं? अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति देख ली,
ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। अभी अपन ने ताप का प्रभाव देखा है कि ताप किस तरह से करता है, ठीक है बच्चों। तो ताप का सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ताप कम करने पर अधिशोषण बढ़ता है और ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम हो जाता है, ठीक है। तो अपन कहेंगे ये जो कंडीशन है, अपन कहेंगे ये जो स्थिति आती है बच्चों, तो हम कहेंगे अधिशोषण जो है वो कम ताप वाली कंडीशन को ही, कम ताप वाली स्थिति को ही क्या करेगा, फेवर करेगा, मतलब उसी के साथ रहेगा। बात समझ में आई। अधिशोषण जब ही होगा जब तापमान कम हो। तापमान बढ़ने पर अधिशोषण जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, तापमान बढ़ने पर अधिशोषण जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ गई सभी को। अधिशोषण कैसे होगा। अब दाब के प्रभाव में हम दो तरह के समीकरण कल पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बच्चों कि ग्राफ में किस तरह से दाब का प्रभाव प्रभावित होता है, ठीक है। उसके अंदर आप दो तरह की समीकरण पढ़ोगे, एक फ्रुजलिच वाली, फ्रुजलिच क्या कहते हैं साइंटिस्ट, और फिर लैंगमेयर की अपन पढ़ेंगे कि लैंगमेयर साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग क्या बताते हैं, ठीक है। एड्सॉर्प्शन वही अपन बात कर रहे हैं अधिशोषण की कि किस तरह के अणु आके जुड़ेंगे। उसके बाद अपन इसका अलग अलग तरीके का देखेंगे कि उसके प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। कारक देखने के बाद अपन देखेंगे उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक किस तरीके से काम करते हैं। फिर अपन देखेंगे बच्चों की एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कैसे काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपने अवशोषण वाले, इसके अंदर अधिशोषण वाले के अंदर कोलाइडल विलयन क्या होते हैं। कोलाइडल जो पढ़ोगे ना आप, आपके नोट्स में बच्चों स्टार्टिंग में दे रखा है कोलाइडल के बारे में, लेकिन कोलाइडल समझने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अवशोषण अधिशोषण असल में होता क्या है। तो बाकी और भी जितना अपना चैप्टर है वो अपन आगे और अच्छे से डिटेल में, अच्छे से सिंपल तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। अभी अपन धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसमें आज अभी अपन ने प्रभावित करने वाले कारक तीनों अपन ने देख लिए, तीनों किस तरह प्रभावित करते हैं। अधिशोषक की प्रकृति के बारे में बात करें, रिविजन देख लेते हैं वापस। अधिशोषक की प्रकृति अपन किससे बताते हैं बच्चों, उसकी सतह पे बताते हैं। जितनी ज़्यादा सतह होगी उतना अधिशोषण होगा, सतह कम होगी अधिशोषण कम होगा। उसके बाद बात करी हमने अधिशोषक की प्रकृति दो प्रकार से बता दी, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। गैस के लिए हम लोगों ने क्या बताया बच्चों की, गैस के लिए हम कह रहे हैं जो गैस आसानी से द्रव में बदल जाए उसका अधिशोषण ज़्यादा होगा, जो गैस आसानी से द्रव में नहीं बदलती उसका अधिशोषण कम होगा, ठीक है। फिर हमने बात करी अपने द्रव के बारे में कि द्रव के अंदर अपन ने कहा कि जिस द्रव की सांद्रता ज़्यादा उसका अधिशोषण ज़्यादा, जिस द्रव की सांद्रता कम उसका अधिशोषण भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने बताया ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा, ताप कम करने पर अधिशोषण बढ़ेगा, क्योंकि ताप कम होगा तो अणु आसानी से चिपक पाएंगे, ताप बढ़ाने पर अणु जो है वो सक्रिय हो जाएंगे, भागने लगेंगे और वो आसानी से जुड़ नहीं पाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब दाब का प्रभाव जो है वो समीकरण के द्वारा समझा जाएगा कि दाब बढ़ाने पर किस तरह से अधिशोषण प्रभावित होता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दाब के प्रभाव के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।